स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। दैट इज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और स्टैटिक्स दैट मीन्स रेस्ट। तो हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना होगी या उस समय उसकी जो स्टडी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगी। बट जो डेफिनेशन है बेसिकली इनिशियल स्टेज की थी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ब्रांच थी वो अपनी इनिशियल स्टेज में थी, क्योंकि उस टाइम पर बेसिकली हम एक ही चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हम स्टडी करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम डिस्कवरी अनदर चार्ज पार्टिकल की होती रही तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अनदर चार्ज पार्टिकल भी ऐड होते रहे और उनकी स्टडी भी हम इसी ब्रांच के अंदर करते हैं। बट इसका नाम सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही रखा गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम कोई चार्ज पार्टिकल है जनरलाइज वर्ड में, यदि वो रेस्ट में है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। सपोज आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जब दोनों चार्ज पार्टिकल आपके रेस्ट में है तो इसको डिफाइन किया गया इन सेंस ऑफ फोर्स के, और जिसको हम जनरली कूलाम्ब फोर्स से डिफाइन करते हैं। तो देन कूलाम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल when they are rest, suppose this is the q1 charge, suppose this is the q1 charge and this is the q2 charge, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर सेपरेट है और रेस्ट में है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव, जो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है या दिस इज इक्वल टू 0। तो इस केस में इन दोनों का जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको बेसिकली कूलाम्बिक फोर्स से डिफाइन किया गया। दिस इज F एंड अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब लॉ दिस F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, द वैल्यू ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स आपका होगा, और यदि इस फोर्स की combined became then Q1 Q2 upon r square. So that means force is proportional to the product of two charges upon the separation square. But यदि मैथमेटिकली इस इक्वेशन को देखें तो ये एक इनइक्वलिटी इक्वेशन है जो भी इनकम्प्लीट है। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को यदि हम रिप्लेस करेंगे मैथमेटिकली तो हम इस पोर्शन पर सिंगल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2 को अपॉन r स्क्वायर को। यदि हम सिंगल एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बट यदि इस K का यदि फिजिकल इंटरप्रिटेशन करें तो इस K की जो वैल्यूज है ये तो बेसिकली कांस्टेंट है, बट इसको हम फिजिकल इंटरप्रेट करें तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2 और ये r डिस्टेंस पर लगे हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F है। सपोज फर्स्ट केस है, यदि इन दोनों चार्ज को वैक्यूम में प्लेस करें, दैट मीन्स वैक्यूम है उसमें Q1 और Q2 चार्ज r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है F इज इक्वल टू सपोज Q1 की वैल्यू 5 गुना, Q2 की वैल्यू सपोज 4 गुना, और इनके बीच का जो सेपरेशन है इसी सपोज 1 मीटर। तो इस केस में दिस इज K इज इक्वल टू 20, दिस इज न्यूटन, क्योंकि 5 into 4 is equal to 20 upon 1, this is equal to 20।
नेक्स्ट केस लेते हैं। सपोज अच्छा, वैक्यूम के यदि हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में डिफाइन करें तो जैसे हम वैक्यूम एक जनरलाइज वर्ड है, किस सेंस में हम यूज कर रहे हैं। जो जनरल हम बचपन से वैक्यूम सुनते आए हैं तो उसमें हम जनरली ईयर वैक्यूम को कंसीडर करते हैं, बट वैक्यूम जनरलाइज वर्ड है तो यदि हमें ईयर वैक्यूम हम कह रहे हैं दैट मीन्स देयर आर नो ईयर पार्टिकल्स। तो वैसे ही हम यदि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैक्यूम को एक्सप्लेन करें तो देयर इज नो चार्ज, दैट मीन्स चार्ज फ्री स्पेस। सपोज जिस रीजन में खड़ा हूँ यहाँ पर यदि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैं हूँ, आपका बोर्ड है, चौक है, चेयर्स, टेबल, सब चीज़ें हैं, लेकिन इसको भी हम वैक्यूम कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्री स्पेस है, तो दिस इज कॉल्ड द वैक्यूम। जैसे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम ह्यूमन वैक्यूम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, तो दे आर द ह्यूमन वैक्यूम। बाकी एयर भी है, आपके माउंटेन है, आइस भी आपकी, हर चीज़ वहाँ प्रेजेंट है, बट वहाँ ह्यूमन नहीं है, तो देयर इज द ह्यूमन वैक्यूम। तो यहाँ पर जब भी हम वैक्यूम वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज चार्ज फ्री स्पेस, जिसको हम जनरली चार्ज फ्री स्पेस भी कहते हैं। सपोज यही अरेंजमेंट Q1 और Q2 एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर विदाउट एनी चेंज इन the quantity, the value of this charge Q1, Q2 and the distance. Suppose हम किसी कंडक्टिंग मीडियम में प्लेस करते हैं, किसी कंडक्टिंग मीडियम में फॉर्म करते हैं, तो देन इस केस में जो फोर्स होगा, सपोज वैक्यूम में फोर्स है, दिस फोर्स सपोज कंडक्टिंग मीडियम, दिस इज अगेन क्योंकि Q1 Q2 सेम है, R भी सेम है, तो 20 and 9 न्यूटन एंड दिस इज K, बट एक्सपेरिमेंटली दिस FC नॉट इक्वल टू FV वैक्यूम नॉट इक्वल टू इन कंडक्टिंग मीडियम। तो फिर कंक्लूड करें, चार्ज की वैल्यू सेम है और सेम डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं, लेकिन अलग अलग जो मीडियम है इनमें जो लगने वाला फोर्स है वो डिफरेंट है। तो दैट मीन्स मैथमेटिकली दिस इज द K1 एंड दिस इज द K2। यस, हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, this is depend upon the medium and this is constant for a conducting medium and this is constant for a vacuum। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं जो K है बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। जो फोर्स है, जो दो चार्ज स्टैटिक्स है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रेस्ट में है या रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो केवल Q1 Q2 एंड R पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस मीडियम में रखे गए हैं उस पर भी डिपेंड करता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, देन द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो दिस इज इक्वल टू एंड नेक्स्ट वन दिस इज डिफाइंड एज 4 pi epsilon and this epsilon is called the permittivity of the medium. This epsilon is called the permittivity of the medium and the unit of the Farad meter, charge storing capacity basically, and that is equal to Q1 Q2 upon R square and this is the force, this is the Coulombic force. तो फाइनली हम कह सकते हैं तो Coulombic force is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square for any medium when two charges are placed in any medium। ये सिस्टम हम किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए फोर्स डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस इज द वैल्यू। और यदि मीडियम हमारा वैक्यूम हो और वैक्यूम तो जो फोर्स है, तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है दिस इज डिफाइंड एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जनरली हम कूलॉम्स लॉ में जो हमें फोर्स हम पढ़ते हैं उसमें जनरली हमें एप्सिलॉन नॉट दिखता है। तो यहाँ पर अब इस फॉर्मूले को देखकर हम डेफिनेशन इसकी कह सकते हैं कि यदि दो चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे गए हैं तो उनमें लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा या कूलॉम्बिक फोर्स होगा दिस इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चीज क्लियर होगी। एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, so that means the direction of a force, this is the magnitude Q1 and Q2 upon R square and this is the direction of a motion। the force apply होगा
तो उसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, बेसिकली फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है। या हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली उसी डायरेक्शन में होगा कूलम्बिक फोर्स के केस में। दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो लगने वाला फोर्स है ये बेसिकली F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यदि Q1 Q2 आपके फिक्स है तो इस F is also inversely proportional to 1/r स्क्वायर, दैट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो करता है। तो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G(m)(r स्क्वायर। बट ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर है बेसिकली अट्रैक्टिव नेचर है, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्बिक फोर्स को डिफाइन करें तो दिस फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव आइदर रिपल्सिव नेचर। और ये अट्रैक्शन और जो रिपल्सन है ये बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल की पोलैरिटी पर डिपेंड करते हैं। यदि दोनों चार्ज पार्टिकल सेम पोलैरिटी के, दैट मीन्स प्लस प्लस है, तो जो फोर्स है ये रिपल्सिव नेचर का होगा। और यदि दोनों चार्ज पार्टिकल डिफरेंट पोलैरिटीज के हैं, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो दिस इज द कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे। बेसिकली जनरली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट कूलम, बट इस लेक्चर में हम उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बेस पर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सपोज Q1 Q2 चार्ज है, जनरली r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स सपोज F1 है एक पर्टिकुलर स्टैंड के लिए। यदि Q1 और Q2 चार्ज के बीच इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन इनकी डिस्टेंस को इंक्रीज करें क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो बेसिकली आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि r लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स आपका वीक बढ़ेगा, तो दिस इज डिक्रीज। अगेन हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, बीच में सेपरेशन को इंक्रीज करते हैं, तो जो अनदर फोर्स होगा उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहेगी, बट किस लिमिट तक, यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर द फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डिसअपियर। इनके बीच अब कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। In this case, the force is 0. That means this Q1 is not interact with Q2 and Q2 not interact with Q1. तो उसको फिजिकली एक्सप्लेन करें तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट रीजन है, जिस रीजन पर एक बाउंड्री सेट है, इस पॉइंट तक दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे और इस पॉइंट के बाद दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इंटरेक्शन जो है डिसअपियर हो जाएगा। तो बेसिकली हम एक रीजन डिफाइन करते हैं। सपोज हम Q1 के लिए डिफाइन करें तो दिस इज ए रीजन सपोज, तो Q2 पार्टिकल्स जब भी इस रीजन के अंदर रहेगा तभी वो इस Q2 से इंटरेक्ट करेगा। और सिमिलरली जब Q2 का भी एक रीजन डिफाइन करें तो दिस इज Q2 का रीजन डिफाइंड है, तो जब भी Q1 पार्टिकल इस रीजन के अंदर होगा तभी वो उससे इंटरेक्ट होगा, अदरवाइज यदि इस रीजन से बाहर कोई भी इंटरेक्शन इनके बीच पॉसिबल नहीं है, या इनके बीच कोई भी फोर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इस जो रीजन है पर्टिकुलर Q1 के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करें, जब Q1 के लिए इस पर्टिकुलर जो इफेक्टिव रीजन है इसका, जहां कोई अनदर चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट हो रहा है, ये जब इसको डिफाइन करें तो सिमिलरली हम Q2 या अनदर किसी भी पार्टिकल के लिए उसके रीजन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज दिस रीजन, ये इसका इफेक्टिव रीजन है, जहां पर इस रीजन पर ही अनदर चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये चीज क्लियर होगी, और इस रीजन से बाहर वहां कोई
फोर्स इसमें अप्लाई होगा। तो ये इसकी रेंज है बेसिकली। तो ये हम क्यू को फिक्स रखते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी हम थोड़ा सा डिफाइन करें, तो एफ, और इसी रीजन को जनरली हम विजुलाइज करते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैथमेटिकली डिफाइन करें तो देन एफ इज इक्वल टू Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट लगाते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, जैसे न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो एक अनदर एग्जाम्पल है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का, कि एवरी कॉज क्रिएट ए इफेक्ट, या एवरी इफेक्ट हैव ए कॉज। कोई भी इफेक्ट हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कॉज है, और कोई भी कॉज है उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई इफेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो इस केस में ये चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट है, तो इसके चारों ओर इसका एक इफेक्ट है। तो बेसिकली कॉज क्या आपका चार्ज पार्टिकल, और इफेक्ट जो हम देख रहे हैं वो दिस इफेक्ट वो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा इसको और ज्यादा समझेंगे, F इज इक्वल टू एम ए के केस में, और इसी बेस पर हम इस कूलॉम्बिक फोर्स है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो F इज इक्वल टू एम ए में कि कोई आपके पास पार्टिकल है जिसका मास m है और उसमें कोई फोर्स F अप्लाई हो रहा है, तो उसके कारण उसमें एक्सीलरेशन जनरेट होगा, क्रिएट होगा, दिस इज ए। तो दैट मीन्स यहाँ पर कॉज आपका फोर्स है और जो उसका इफेक्ट है दिस इज ए। तो कॉज फोर्स हो गया एंड दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट, दिस इज इफेक्ट। तो बेसिकली इस केस में यदि हम m1 एक फिक्स कॉज ले लें कि फोर्स यदि फिक्स है और डिफरेंट मास के लिए हम उस फोर्स को अप्लाई करें, तो हमें जो इफेक्ट है वो भी बेसिकली वेरी होता है। डिफरेंट सिंगल एक फिक्स फोर्स के लिए या फिक्स कॉज के लिए जो इफेक्ट है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर या डिफरेंट मास पर हम अप्लाई कर रहे हैं सेम फोर्स, तो उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट होगा जो डिफरेंट मास पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर होगा वो भी क्या होगा डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, वो डिपेंड कर रहा है, वो एक रिफरेंस है, वो डिपेंड कर रहा है द मास ऑफ द पार्टिकल। ये चीज क्लियर होगी। दैट मीन्स सपोज हम कोई हमारे पास यदि हम मास को इनके बीच यदि इस कॉज एंड इफेक्ट को जनरलाइज वे में करें, ये बेसिकली स्पेसिफिक केस है कि m1 के एक स्पेसिफिक m1 के लिए एक फिक्स फोर्स के लिए a1 ही जनरेट होगा, और एक स्पेसिफिक m2 के लिए डिफरेंट m2 के लिए सेम फोर्स में एक डिफरेंट कॉज क्रिएट होगा। तो ये स्पेसिफिक बेसिकली डेफिनेशन है, कॉज एंड इफेक्ट केस है। और ये कॉज एंड इफेक्ट को हम जनरलाइज वे में करें तो हमें बेसिकली एक रिफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ता है, एक रेफरेंस के लिए हम डिफाइन करेंगे, और इस केस में रेफरेंस जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट है मास। तो सपोज हम इस मास का 1 kg एज्यूम करते हैं, F अपॉन यदि हम m कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू a, और दिस m इज इक्वल टू 1 kg। तो अब हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास इज इक्वल टू a। दैट मीन्स किसी भी जो बॉडी है, चाहे वो उसका नेचर या उसका मास कुछ भी हो, लेकिन एक चीज हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस बॉडी के पर यूनिट मास पर एग्जैक्ट इतना फोर्स अप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट जस्ट इतना एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। जैसे सपोज F इज इक्वल टू 5 न्यूटन है और यदि मास आपका 1 kg है, तो ये बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। आपके पास एक बॉक्स है, सपोज एक वुड का आपका बॉक्स है, एक स्मॉल आपका आयरन का बॉक्स है, आयरन का ये वुड का बॉक्स है आपके पास।
इसमें सेम अमाउंट का 5 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इन दोनों में इस कॉज के कारण जो इफेक्ट एक्सीलरेशन होगा या जो इसकी स्टेट चेंज होगी, जो एक्सीलरेशन की रेट होगा वो डिफरेंट होगा। बट हम दोनों के डिफरेंस पॉइंट लेंगे, दैट मींस 1 kg वुड पर और 1 kg आयरन की बात में यदि हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, यदि इस डिफरेंस के सेंस में यदि हम इसको डिफाइन करें तो हम स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि दोनों केस में 5 न्यूटन पर सेकेंड का ही एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट को हमने जनरलाइज कर दिया फॉर ए रिफरेंस पॉइंट में, एक रिफरेंस सेंस में हमने उसको जनरलाइज कर दिया। तो सेम कंसेप्ट यदि हम इस फॉर्मूले में लगाएं तो यहां पर सबसे पहले जो कॉज है बेसिकली इस फोर्स का जो F2 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कॉज है Q1 के कारण और r डिस्टेंस पर। तो हम कह सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 ये तो कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई Q2 इनटू F, इज इट इनटू F। इस केस में हम कह सकते हैं दिस इज कॉज and this is effect and this is object। ये इस ऑब्जेक्ट पर जब इस कॉज अप्लाई करें तो उसमें एफ इफेक्ट क्रिएट होगा। और यदि हमारा ऑब्जेक्ट वैरी हो जाएगा, यदि हम एक ऑब्जेक्ट यदि हम चेंज करते रहे तो इस कॉज फिक्स कॉज के लिए इफेक्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। दैट मींस जो कॉज एंड इफेक्ट है वो क्या है, रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के। और ये ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, जैसे उस केस में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मास थी, इस केस में जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चार्ज है, यदि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से इस कॉज एंड इफेक्ट को फ्री करें या इसको जनरलाइज करें तो हमें यहाँ पर एक रिफरेंस सेट करना पड़ेगा। इस केस में रिफरेंस है क्योंकि मास आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो मास ले रहे हैं, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी का रिफरेंस 1 यूनिट होगा, दैट मीन्स 1 kg। तो सेम केस में इसमें ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज फॉर्म में है तो इसकी जो यूनिट होगी दिस इज 1 कूलम। तो सपोज हम डिफाइन कर सकते हैं कि F इस केस में दिस इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू F Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम। देन दिस केस दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस फॉर्मूले को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Q1 कोई सोर्स है, चार्ज है, वो r डिस्टेंस पर, Q1 जो है वो r डिस्टेंस पर यूनिट चार्ज 1 कूलम पर F फोर्स अप्लाई करेगा। दिस इज द F फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस क्वांटिटी को अब हम एक अनदर क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। सपोज अब Q1 को मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं, दिस इज Q अपॉन r स्क्वायर एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल चार्ज। बट द फोर्स, जो कूलम्बिक फोर्स है वो रिलेटिव प्रॉपर्टी है किसी चार्ज की विद रिस्पेक्ट टू अदर चार्ज। जैसे जैसे यदि इस चार्ज की वैल्यूज फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन जो कूलम्बिक फोर्स है वो अदर चार्ज की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। यदि हमारे लिए अदर चार्ज अननोन है तो फिर हम कूलम्बिक फोर्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। दैट मींस कूलम्बिक फोर्स एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज की। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक फिक्स डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो कूलम्बिक फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज पर एक पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए, तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसमें इस सेंस में कह सकते हैं, इसको थोड़ा ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन करूं। दिस इज चार्ज Q। सपोज दो चार्ज सेम डिस्टेंस पर है r Q1 एंड Q2। तो जब कूलम्बिक फोर्स की बात करें तो सेम चार्ज Q के लिए r डिस्टेंस पर जो Q1 चार्ज है इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा और जो Q2 चार्ज पर सेम डिस्टेंस पर फोर्स अप्लाई होगा, ये दोनों डिफरेंट होंगे।
और यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में डिफाइन करूं पर यूनिट चार्ज, सपोज Q1 का यदि मैं पर यूनिट चार्ज कंसीडर करूं और इस Q2 का भी पर यूनिट चार्ज कंसीडर करूं, तो मैं स्ट्रिक्टली कह सकता हूं इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम डायरेक्टली फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं पर यूनिट चार्ज के लिए। तो इस केस में फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइंड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल चार्ज ऑफ एनी चार्ज, but force is the relative property. So this is the electric field, and the direction of the electric field is also the force per unit charge. तो जो फोर्स की ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो दैट मीन्स जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्स की डायरेक्शन। तो इस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, एंड जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो देन R और डिस्प्लेसमेंट जो हम R से डिनोट कर रहे हैं, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ R, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि हम इसको अनदर फॉर्म में डिफरेंट रूप में E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R cube into R vector। यदि R vector के टर्म्स में तो पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट जो टेस्ट पॉइंट है हमारा, इस टेस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि हम R डिफाइन करें विद रिस्पेक्ट टू सोर्स या Q1 के या Q के, तो दिस R वेक्टर। तो बेसिकली R कैप आप जानते हैं तो ये R वेक्टर है, एम्पलीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इस केस में यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R। तो बेसिकली इस यूनिट वेक्टर के ऊपर R वेक्टर अपॉन R रखा और ऑलरेडी R स्क्वायर है, तो दिस इज द R क्यूब, बट स्टिल E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। जो बेसिक मैग्नीट्यूड है उसका, उसी के रेफरेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि E का जो वैल्यूएशन है वो R के रिस्पेक्ट में कैसा है। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड नहीं है बेसिकली, क्योंकि अनदर वेक्टर है। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन है, यहाँ पर मैं सम क्वांटिटी इनटू एक अनदर वेक्टर एंड अनदर वेक्टर इनटू एक स्केलर क्वांटिटी। दिस इज नॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ E, बट दिस इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ E बिकॉज एनी वेक्टर हैव ए मैग्नीट्यूड प्लस ए डायरेक्शन। तो स्टिल E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। दैट मीन्स डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते रहेंगे, तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली डिक्रीज होता रहेगा, वो R पर डिपेंड है। तो ये था आज का टॉपिक, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन द सेंस ऑफ कूलॉम्बिक फोर्स, और उसी कूलॉम्बिक फोर्स को एनालिसिस करके हमने एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी डिफाइन की किसी भी यूनिट चार्ज की ओन कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल मैं लास्ट में देना चाहूँगा। जैसे कोई फ्लावर है तो उसके चारों ओर उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो इन टर्म्स ऑफ स्मेल या खुशबू की। तो जब भी हम उसके रीजन में इंटर करते हैं तो हम उसकी स्मेल से या उसकी खुशबू से हम इन्फ्लुएंस होते हैं या उस खुशबू को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक रेंज के बाद हम उस खुशबू को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे या वो खुशबू हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जिस रीजन तक हम उसमें इफेक्ट हो रहे हैं उसके चारों ओर एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द फील्ड। वो बेसिकली उसका फील्ड कहलाएगा उसी सेंस में, और उसके पर्टिकुलर रीजन है, जैसे उस रीजन से बाहर गए तो हम इफेक्ट जो हमारे पास इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो उसी सेंस में कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके चारों ओर उसका हमेशा एक इन्फ्लुएंस रहता है, वो एक इफेक्ट रहता है, और वो बेसिकली जो इफेक्ट को है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फोर्स